हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का टेस्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। अगर इन 25 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, वैष्णवों का है, जैनियों का है, बौद्धों का है, शैवों का है। देखिए जो जातक है यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे पवित्र ग्रंथ की बात किया गया है तो यह हो जाएगा बौद्धों का है। बाकी आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वेद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भारत में जो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण है वह 1949 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो यहाँ पे 1949 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे डी वाले को चूज करेंगे कि 1969 ईस्वी में। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2014 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखिए वर्ष 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात किया जा रहा है तो यह मिला था शशि कपूर को। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपको याद रखना है यह फिल्म के क्षेत्र में मिलता है, सिनेमा जगत में मिलता है, फिल्म के क्षेत्र में मिलता है, तो यह याद रखेंगे। इसके अलावा ऑस्कर पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार भी आपका फिल्म के क्षेत्र में मिलता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रेमी पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जो ग्रेमी पुरस्कार है यह संगीत के क्षेत्र में मिलता है, याद रखेंगे। इसके अलावा इस तरह से बहुत सारे पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन जो पुरस्कार है यह खेल के क्षेत्र में मिलता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार है जो खेल में ही मिलता है, लेकिन खेल में जीवन भर की जो उपलब्धि देते हैं उनको मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, खेल में प्रशिक्षण के क्षेत्र में मिलता है, जो कोच होते हैं कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा और भी हैं, जैसे धन्वंतरी पुरस्कार है, वो धन्वंतरी पुरस्कार है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। धन्वंतरी पुरस्कार है तो इसको भी याद रख लीजिए। इसके अलावा बीसी राय पुरस्कार है, बीसी राय पुरस्कार है और यह भी आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको याद रखना है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में 2 पुरस्कार हैं जो कि फेमस हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार है, और कलिंग पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके अलावा और भी पुरस्कार है, और पुरस्कार में एक है पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि आपका कोई न कोई आपसे पुरस्कार पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा गया पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी दिया गया है तो अपभू कहा जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगर यहीं पर पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जाता तो यह उपभू रहता, आप लोग याद रखेंगे। और यही प्रश्न अगर आपसे यह पूछा जाता कि पृथ्वी और सूर्य के, यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा दिया गया है, और अगर यहीं पे पृथ्वी और सूर्य के मध्य आपसे अधिकतम दूरी पूछा जाता, यहाँ पे एक होता है अधिकतम, दूसरा होता है न्यूनतम दूरी। अगर अधिकतम दूरी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है अपसौर, जो अधिकतम है उसके लिए यहाँ पे अपसौर हो जाएगा, और जो न्यूनतम है उसके लिए हो जाएगा उपसौर। तो यहाँ से 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न याद रखेंगे आप लोग।
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। मौलिक अधिकार कहा जाए या मूल अधिकार कहा जाए, दोनों बातें सेम है। और जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के भाग 3 में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो संविधान का भाग 1 है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। और 3 में आपको बता ही दिया गया है कि मौलिक अधिकार या आपका यहाँ पे मूल अधिकार है। भाग 4 की बात किया जाए तो भाग 4 में आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आपका जो संविधान का भाग 4 है, भाग 4 में है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। भाग 5 की बात किया जाए तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। और जो भाग 6 है उसमें राज्य के बारे में बताया गया। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से और भी प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, जैसे निर्वाचन के बारे में पूछा जा सकता है कि निर्वाचन किस भाग में है। तो निर्वाचन है भाग 15 में। निर्वाचन है भाग 15 में। आपसे पूछा जा सकता है राजभाषा के बारे में। राजभाषा किस भाग में है? राजभाषा आपका है यहाँ पे भाग जो 17 है, भाग 17 में है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो संविधान संशोधन है वह भाग 20 में है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और जो राजभाषा है इसके लिए अनुच्छेद भी पूछा जाता है कई बार। तो राजभाषा 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला किस संविधान संशोधन द्वारा जो मताधिकार की उम्र है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसी में यह किया गया है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करती है? सबसे ज्यादा पूछ दिया गया है तो यह जलवाष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है पौधों के आयु का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, उसके जो धड़ होते हैं, धड़ पर वलय होते हैं, वलय की गणना किया जाता है। वलय की गणना करके पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला है, और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के जो अंतिम दिन है बिताए थे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है यह मौर्य वंश के संस्थापक हैं, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएसओ के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। योजना आयोग दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी मार्च 1950 में हुई थी, यह पॉइंट याद रखेंगे। और योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, यह भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका देखिए सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश दिया गया, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ए वाला राइट आंसर होगा। आपसे खिलजी वंश के बारे में पूछा जा सकता है। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश के बारे में पूछा जा सकता है। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश के बारे में पूछा जा सकता है। सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिज्र खां थे। लोदी वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जा सकता है। लोदी वंश का जो संस्थापक था वह बहलोल लोदी था। और जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। तो याद रखेंगे आप लोग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। आपसे चेचक के टीके की खोज के बारे में पूछा जा सकता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, आप लोग याद रखेंगे। आपसे टेलीविजन के खोज के बारे में पूछा जा सकता है। तो टीवी का जो आविष्कार है वह J.L. बेयर ने किया था। रेडियो के आविष्कार के बारे में पूछा जा सकता है, जी मार्कोनी ने किया था। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाते हैं, लोकसभा का विघटन करते हैं, संसद का सत्रावसान करते हैं, संसद का स्थगन नहीं करते। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला HIV संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एड्स से।
एड्स से हो जाएगा संबंधित, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। जो नागालैंड राज्य है उसकी जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है, तो सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है हिंदी और उर्दू है। अगला देखेंगे म्यांमार किसका नया नाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा का है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपसे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो आपसे को कोई राज्य दे देगा उसकी राजधानी पूछ देगा, या तो कोई देश देगा देश की राजधानी पूछा जाएगा। देश में जो इंपॉर्टेंट है वह आपको बता दिए जा रहे हैं। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, चीन की राजधानी बीजिंग है, रूस की मॉस्को है, कनाडा की ओटावा है, इटली की रोम है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की याद रखिएगा कैनबरा है, ईरान की तेहरान है, इराक की बगदाद है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा टेम्स नदी है और उसी के किनारे लंदन बसा हुआ है, तो ए वाला राइट आंसर है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की फसल पर पड़ा था, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा पीली क्रांति का संबंध आपका जो तिलहन है, तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। तो इस तरह से क्रांति भी आप लोग पढ़ लेंगे। निम्न में से अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, 8 सॉल्व पेपर रहेगा और इस बुक में थ्योरी भी दिया गया है। बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं और इस बुक में सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा, पाठ्यक्रम के बाद देखेंगे आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा, सॉल्व पेपर के बाद देखेंगे इस बुक में थ्योरी दिया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक है इसको आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी बुक स्टोर पर जाना है और बुक का कवर पे दिखा करके इसको परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी गाइड बुक है, इसी के साथ साथ देखेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी है उसको और भी अच्छी कर पाएंगे। निम्न में से देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो चेन्नई वाला है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय दिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से पेरिस में है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्योंकि इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बाकी आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मुख्यालय उसको भी कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले है WHO है, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे WTO है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है, तो आप लोग याद रखिएगा। रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जेनेवा में है, तो आपको याद रखना है। रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। इसके अलावा आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है और यह है न्यूयॉर्क में। इसके अलावा आपको याद रखना है यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ जो है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FAO बोलते हैं। FAO का मुख्यालय रोम में है, तो आपको याद रखना है। और ओपेक है, ओपेक का मुख्यालय वियना में है, तो आपको याद रखना है।
इसके अलावा सार्क का मुख्यालय, सार्क तो बहुत ईजी है, सार्क बहुत बार पूछा भी जाता है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट वो आपको करा दिए गए। एक और याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय द हेग में है, और जो द हेग है वह नीदरलैंड में है, तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा एडीबी है, एडीबी का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो एशियाई विकास बैंक है। एडीबी का जो मुख्यालय है वह मनीला में है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला है आपका यहाँ पे प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिलता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए मिलता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 943 है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का, यहाँ पे देश का मतलब है कि भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 है, मतलब 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं उनमें। यहाँ पर देखेंगे 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं, या पॉइंट याद रखेंगे। बाकी आपको कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह कितना है, यह आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है फ्रेंड